नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की गुरु सीरीज में, जो कि उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा जो 14 मई को प्रस्तावित है उसके लिए सबसे ज्यादा संभावित प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष आती है। आइए देखते हैं इस कड़ी में आज के 15 प्रश्नों में क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव करना है। तो पहला कथन है, न्याय देने वाले शीर्ष 5 राज्यों में 4 दक्षिण भारतीय राज्य हैं। तो ये एकदम सही है, इसमें 4 दक्षिण भारतीय राज्य शामिल हैं और छोटे राज्यों में सिक्किम प्रथम स्थान पर है, ये भी ठीक है। और इसके अलावा देश में 70% कैदियों के मामले लंबित स्थिति में हैं। और भी अन्य निष्कर्ष इसमें दिए गए हैं कि 30% से ज्यादा जजेस के पद जो हैं इसमें खाली हैं। और एक और जो प्रमुख निष्कर्ष है, लेकिन वहां से प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार जो हैं वो बड़े राज्यों में न्याय देने में शीर्ष में स्थान नहीं रखते हैं, जबकि नीचे से स्थान रखते हैं। तो वहां से प्रश्न नहीं बनेगा क्योंकि अच्छा प्रदर्शन करने वाले से ही प्रश्न बनता है। तो शीर्ष 5 राज्यों में 4 दक्षिण भारतीय राज्य इसमें शामिल है, याद रखिएगा। तो ये तीनों ही कथन सही है, सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हीरक जयंती हाल ही में मनाई गई थी, इसके संदर्भ में आपको सत्य कथनों का चुनाव करना है। तो पहला कथन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। तो ये एकदम सही सुमेलित है। अन्य जो आपके आयोग हैं या कोई कमीशन है उसका मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है, किसी संस्था का मुख्यालय पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा सीबीआई का नई दिल्ली में है। अगला कथन है, सीबीआई स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार रोकथाम पर संथानम समिति के द्वारा की गई थी। तो ये सही है, सीबीआई की स्थापना संथानम समिति के आधार पर की गई थी, इसकी सिफारिशों के द्वारा। अगला तीसरा, यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीक्षण में काम करती है। तो ये कथन गलत है, गृह मंत्रालय के अधीक्षण में काम नहीं करती है। यह भारत सरकार के कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत, पीएमओ के अंतर्गत जो आपका कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग है उसके अंतर्गत काम करती है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में समाचारों में चर्चित डैगर मॉडल का संबंध किससे है? तो डैगर का मतलब है डीप लर्निंग जियोमैग्नेटिक पर्टर्बेशन, यानी जियोमैग्नेटिक पर्टर्बेशन का मतलब है कि जो भी सौर तूफान आते हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं उससे संबंधित ये है। तो डैगर मॉडल अभी हाल ही में चर्चा में था, सौर पवनों से भूचुंबकीय तूफान। और जब भी भूचुंबकीय तूफानों की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है या सोलर विंड्स या सोलर फ्लेयर्स की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है तो इसका प्रभाव ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता जाता है। जैसा कि हाल ही में हमने देखा था कि लद्दाख क्षेत्र में भी हमको ऑरोरा लाइट्स दिखाई पड़ी थी, जो कि सामान्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ती है। तो इस चीज का आपको याद रखना है, किससे संबंधित है? ये सौर तूफानों से संबंधित है। अगला प्रश्न, मलेरिया के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव करना है। तो WHO के द्वारा हाल ही में अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है, ये एकदम सही कथन है। और इसके अलावा नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, अजरबैजान और ताजिकिस्तान। और दूसरा कथन है, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली एनाफिलीज मच्छर द्वारा प्रेषित बीमारी है, यानी जो परजीवी है जो कि हमारे शरीर में रहता है इस कारण बीमारी होती है वो है प्लाज्मोडियम परजीवी। और इस प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक यानी हमारे शरीर में इसको लाता कौन है या मच्छर के शरीर में ये रहता है तो कौन सा मच्छर है? एनाफिलीज मच्छर है ये। तो 1 और 2 दोनों सही है। ये मलेरिया का पूरा साइकिल रहता है कि मच्छर के शरीर में जो है वो रहता है आपका प्लाज्मोडियम परजीवी, फिर वो हमारे लिवर की कोशिकाओं के बीच में वो प्लाज्मोडियम परजीवी पलता है और फिर हमारे रक्त में मिलकर के हमको संदूषित करता है। फिर वही रक्त अगर कोई मच्छर काट लेता है हमको तो उसके रक्त में चला जाता है, फिर वो दूसरे मच्छर के साथ में फैलता जाता है। तो इस प्रकार से मलेरिया फैलता है। वर्ष भी पूछा जा सकता है कि भारत ने कब तक का लक्ष्य रखा है मलेरिया मुक्त होने का? तो 2027 तक मलेरिया फ्री होने की बात की गई है और 2030 तक एलिमिनेट करने की यानी पूर्णतः समाप्त करने की बात की गई है। तो ये दोनों वर्ष याद रखिएगा, 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे मलेरिया के बारे में सही है। अगला प्रश्न, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा किससे वेपन लोकेटिंग राडार स्वाति की खरीद हेतु समझौता किया गया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, स्वाति वेपन लोकेटिंग राडार, जिसको हम शॉर्ट में WLR भी कहते हैं। ये इंडिजिनस राडार है यानी स्वदेश निर्मित है और ये किसने बनाया है? आपका BEL ने। तो BEL अब इसको देगा रक्षा मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय इसका उपयोग करेगा। तो याद रखिएगा किसने बनाया? BEL ने। जनरली आप DRDO मत टिक कर दीजिएगा, हर चीज में DRDO नहीं होता है। अगला प्रश्न आसान सा है, वार्षिक भारतीय श्रीलंकाई द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 2023 का 10वां संस्करण हाल ही में कहां आयोजित किया गया? तो ये कोलंबो में आयोजित किया गया था। प्रश्न यहाँ पे क्या क्या बन सकते हैं कि ये समुद्री अभ्यास किस किस देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है। कहां पे हुआ था? कोलंबो में हुआ था। नाम क्या है? स्लिनेक्स 2023।
अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में चर्चित लेजर कार्बन का उपयोग निम्न में कौन सा है? तो आजकल हाइड्रोजन कारों की बात की जा रही है, तो हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जो प्रयोग किया जाता है यंत्र, उसमें हाइड्रोजन उत्पादक में उत्प्रेरक के रूप में लेजर कार्बन का प्रयोग किया जा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि H2O एक तरफ से गुजारा जाता है और उसके अलावा कैथोड और एनोड अलग अलग चीजें इसमें रहती है, तो बीच में जो है आपका यहाँ पे लेजर कार्बन का प्रयोग किया जा सकता है, जो कि क्या करेगा कि हाइड्रोजन को अलग करके एक तरफ आपके एनोड के रूप में इकट्ठा करता जाएगा ऑक्सीजन को, और कैथोड के रूप में हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे एनोड और उत्प्रेरक के रूप में आपका लेजर कार्बन का प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा किसमें लेजर कार्बन का यूज हो रहा है? हाइड्रोजन उत्पादन में। अगला प्रश्न, केरल में वेम्बनाड झील के किनारे तितली की एक उप प्रजाति कैल्टोरिस ब्रोमस सदाशिवा ये खोजी गई है, तो इसके संदर्भ में सत्कथनों का चुनाव करना है। तो ये केरल की जो झील थी वेम्बनाड झील, वो चर्चा में आ गई, उसके बारे में प्रश्न है कि वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी एवं भारत की सबसे लंबी झील है। तो ये भारत की सबसे लंबी झील है और केरल की सबसे बड़ी है, ये कथन सही है। और दूसरा, यह झील भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है, तो वेटलैंड भी है ये, इस कारण से सही है। सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री को बास्तील दिवस परेड के अवसर पर आमंत्रित किया गया, इस संदर्भ में सत्कथनों का चुनाव करना है। तो पहला कथन है, इसे 14 जुलाई सैन्य परेड के रूप में भी जाना जाता है, तो ये सही है। जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी सैन्य परेड होती है इंडिया गेट के पास में, राजपथ जो कर्तव्य पथ हो चुका है वहां पर, उसी तरीके से यहाँ पे आपको कुछ संरचना दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन ये बास्तील डे की बात है। बास्तील है फ्रांस में, तो ये जो है आपका यह दिवस जर्मनी नहीं फ्रांस के, जर्मनी की जगह क्या हो जाएगा? फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो पहला सही है, 14 जुलाई इसकी डेट ठीक है, जिसके लिए मोदी जी को अभी आमंत्रित किया गया है हाल ही में, इस कारण से ही चर्चा में रहा था। और दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जर्मनी नहीं है, फ्रांस जो है आपका फ्रांस से संबंधित है, तो केवल एक सही होगा, बास्टील डे परेड इन पेरिस, सैन्य दिवस परेड है ये फ्रांस की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मोटे अनाजों की उत्पादकता और सर्वाधिक उत्पादन वाले जिलों के संदर्भ में सुमेलित अंक का चुनाव करना है। तो 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न बन सकता है, इसके जिलों और उत्पादन के बारे में बन सकता है। तो सर्वाधिक ज्वार उत्पादक जिला कौन सा है? वो है बांदा, और सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला जो है वो है बहराइच, हमीरपुर नहीं है, बहराइच। तो ये याद रखिएगा कि मक्का के लिए बहराइच और ज्वार के लिए बांदा सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, तो केवल एक आपका सही सुमेलित है, दूसरा आपका गलत है। अगला प्रश्न, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव करना है। पहला, यह संस्कृति मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत जो हम सॉफ्ट पावर का यूज करते हैं, यानी नम्य कूटनीति का प्रयोग करते हैं सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर, उसको आगे बढ़ाने का काम ये करता है, इसलिए विदेश मंत्रालय के अंतर्गत है, पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, इसकी स्थापना वर्ष 1950 में संगीत, नृत्य, शिक्षा, योग शक्तियों के विकल्पों के विस्तार हेतु की गई थी, यानी जो भी नम्य शक्ति के विकल्प हैं कूटनीति में उनका प्रयोग कैसे किया जाएगा उसको ये सुगम बनाता है, तो ये सही है, 1950 में स्थापना की गई। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, संस्कृति की जगह विदेश मंत्रालय होगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार कौन सा था? तो हिंदी का कई बार पूछा गया है, उर्दू का इस बार पूछा जा सकता है, याद रखिएगा सदर उल अखबार जो है वो उत्तर प्रदेश से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार था, ये फैक्ट के रूप में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, सदर उल अखबार उर्दू का पहला अखबार जो उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के जिलों और राजकीय संग्रहालयों के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म आपको बताना है। तो यहाँ पे गोरखपुर, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, गोरखपुर, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर, यहाँ पे राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं, बौद्ध, और दूसरा मथुरा, मथुरा में जैन संग्रहालय, राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, दोनों सुमेलित हैं, 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के कारण निराश्रित हुए बच्चों हेतु प्रारंभ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं? तो कोविड के कारण ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, या माता पिता के अलावा जो गार्जियन है वो भी कोई नहीं है, या एकल बच्चे हैं, तो 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चे जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं वो इसमें पात्र होंगे। उसमें माता या पिता, वैध अभिभावक या आय अर्जित करने वाले अभिभावक की अगर मृत्यु हो गई है कोविड-19 के कारण 1 मार्च 2020 के बाद, तो उनको इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें बाल देखरेख संस्थाओं में इन आयु वर्ग यानी 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को रखा जाएगा। वहां पे इस शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या अटल आवासीय विद्यालय में इनको प्रवेश दिया जाएगा, और इनके विवाह हेतु 1,01,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा उच्चतर माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष से अधिक के जो बच्चे हैं उनको लैपटॉप या टैबलेट भी दिया जाएगा। और इसके अलावा इन बच्चों के माता पिता ना होने के बाद इनकी जो भी चल और अचल संपत्ति है उसकी सुरक्षा भी सरकार के द्वारा
की जाएगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। यूपी की स्कीम से क्वेश्चन आता है तो एज जरूर याद रखिएगा, 0 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में जारी विदेश व्यापार नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न में कौन सा शहर निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर के रूप में विकसित किए जाने वाले शहरों में शामिल नहीं है। तो विदेश व्यापार नीति में निर्यात उत्कृष्टता केंद्र नए बनाए जा रहे हैं, वहां के जितनी भी सुविधाएं हैं वहां पे उनको बढ़ाया जाएगा और इसके लिए मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी का चयन उत्तर प्रदेश के लिए किया गया। 12 बंकी इसमें शामिल नहीं है। तो कोई भी एक अलग से पूछा जा सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इस तरीके से। तो याद रखना होगा मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी ये 3 जिले हैं, 12 बंकी इसमें शामिल नहीं है। तो ये थे आज के 15 प्रश्न। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मित्रों के साथ में और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल प्रशासनिक गुरुकुल। बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की वीडियो को देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए 15 प्रश्नों के साथ में।